Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss first 20 question from question number 1 to 20 in chemistry, in which you have to answer in just one line or in 10 to 20 words. So today's first question is, यदि किसी ठोस में x अव्यय है तो चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे? छिद्र पूछ सकता है या रिक्तियां पूछ सकता है, तो इसका जो होगा 2x टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि x अव्यय है तो 2x होंगे। और इसका फॉर्मूला दूसरे भी याद रखना, इसका कोई अन्य क्वेश्चन आ जाए तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यदि अव्यय n हो तो होती है 2n। अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती है वो उतनी ही होती है। कुल रिक्तियां इन दोनों का योग 3n होती है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि अव्यय आपको दिए हैं x, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी 2x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 m यूरिया व 1.2 m ग्लूकोज में किसका वाष्प दाब है अधिक होगा? तो वाष्प दाब उसका अधिक होगा जिसके विलयन के अंदर अवयवों की संख्या, अवयव मतलब अणुओं की संख्या कम होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि दोनों ही क्या है, अवाष्पशील है, ये तो वाष्प बनेंगे नहीं। तो वाष्प दाब किसका अधिक होगा? जिसके अणु कम होंगे। तो अणु कम किसके होंगे? यूरिया के अणु जो है वो कम होंगे 1 m। और वैसे भी यूरिया का अणु जो है वो संगुणित हो जाता है। ओके, और यहाँ पे वैसे भी आपको देखो, यहाँ पे 1 मोल दिया है, यहाँ पे 1.2 मोल दिया है, तो 1 मोल के अंदर अणुओं की संख्या कम होगी, इसलिए जो उसका वाष्प दाब है वो अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकल व शॉर्ट की दोनों दोस्त दर्शाने वाला यौगिक है AgBr। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुलकों का मोलर द्रव्यमान किस अणु संख्यक गुणधर्म से ज्ञात करते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म आपके पास 4 है। वाष्प दाब अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और प्राशन दाब। इसमें जो बहुलक, जो पॉलीमर है, उसका जो अणुभार ज्ञात किया जाता है, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, वो ज्ञात किया जाता है प्रासरण दाब। ये उत्तम विधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता में तनुता में वृद्धि से जो कमी होती है या वृद्धि होती है, क्या होता है वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, तनुकरण से क्या होगा? तनुकरण से आयतन में वृद्धि हो जाती है। और विशिष्ट चालकता क्या होती है? प्रति इकाई आयतन के अंदर जो उपस्थित आयन होते हैं वो जितनी चालकता प्रदर्शित करते हैं उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। ओके, तो स्पष्ट है, तनुकरण करने से क्या होगा? तनुकरण करने से प्रति इकाई आयतन के अंदर आयनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए जो विशिष्ट चालकता का मान है वो घट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विलयन का जो pH आपको दिया है वो 10 है। ओके, इसका इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके अंदर भी मैंने बताया था, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये अभिक्रिया है और ये उत्पाद बन गए। ओके, तो इसके लिए जो नर्नेस्ट समीकरण लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? E = E0 ऑफ सेल माइनस ऑफ 2.303 RT बटा NF log ऑफ उत्पाद बटा अभिकारकों की मोलर सांद्रता। ओके, यहाँ पे जो बाकी चीजें मैंने बताई हुई है, R क्या है? गैस नियतांक, T है टेम्परेचर, F है फैराडे कांस्टेंट। इन सब की यदि वैल्यू रखते हैं, N को छोड़ करके, इन सभी की यदि हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या होता है? हमारे पास ये मान आ जाएगा 0.059 आ जाएगा। बटा में N रहेगा, N है कितना इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, वो है। ओके, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैंने लिखी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो सेल अभिक्रिया लिखी, क्या है? 2H पॉजिटिव जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाएंगे। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, H प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 1/2 H2 बनाएगा। लेकिन ये लिखेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, ये लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अब इसमें देखो क्या दिया है हमें, विलयन का pH दिया है। pH से हम सांद्रता बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? pH होता क्या है? pH की डेफिनेशन आपने की होगी, हाइड्रोजन आयन का जो ऋणात्मक सांद्रता का मान होता है वही pH होता है, लॉगरिथम। ओके,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या होता है? pH होता है। ओके, तो ये आपको दे रखा है 10, तो इसका मतलब कितना हो गया? इसकी सांद्रता होगी आपके 10 की घात -10, क्योंकि माइनस माइनस होगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा ना। ऋणात्मक सांद्रता का लॉग लेंगे, इसी का लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ओके, तो मानक सेल के लिए ई नोट ऑफ सेल आपको पता है कितना होता है? 0 लेते हैं। अब वो जो इसके लिए नर्नेस्ट समीकरण लिखो। नर्नेस्ट समीकरण लिखी, E इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.059 बटा 2। 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। ओके, यदि आप यहाँ पे H प्लस लेकर के वो हाफ लिखोगे ना, हाफ H2, तो फिर 1 लेना है। जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर उतने n लेने हैं। तो इसके अंदर 2 है तो मैंने लिखे 2। लॉग ऑफ उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक, इसकी पावर हो गया 2। देखो ये ध्यान से। ओके, अब ये सारी इसके अंदर वैल्यू रख दी मैंने। वैल्यू ई नोट ऑफ सेल तो 0 हो गया, तो ये माइनस ही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये गलती से काट दिया। इन तीनों के साथ है ना, अंदर माइनस है। ओके, एक सेकेंड, इसके अंदर जो है ना 0 के बाद में एक माइनस होगा। हाँ, ये भी आपको पता लग गया। ओके, तो ये है माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस। तो H2 का होती है 1, और नीचे H प्लस का आपको दे रखा है, उसको 2 से ऊपर पावर किया, वो हुआ 10 की घात 20। ये -20 हुआ, वो ऊपर जाकर क्या हुआ? ये प्लस हो गया। ओके, और 7 के अंदर जो अब ये लॉग के अंदर लॉग लिया, इसका लॉग लिया तो क्या हुआ? ये 20 आगे आएगा, आगे आया तो ये 10 दूना 20, ये भी कट गया। तो आपके पास log 10 होता है 1, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये इसमें यहाँ पे जो 10 है 2 से भाग करने पर ये 10 ही बचा। ओके, तो अब इसको जो गुणा किया तो -0.59 आया। ओके, यहाँ पे गलती से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया, ये क्योंकि माइनस है ना, तो इन सब के साथ माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया जिसमें K आपको दे रखा है 0.002 प्रति सेकंड, तो इसकी कोटि क्या है? प्रति सेकंड का मतलब सेकंड बटा में है, तो आपको पता है सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स होगा। सेकंड इनवर्स किसका होता है? प्रथम कोटि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और ये छद्म कोटि की रिएक्शन है, याद रखना है। ओके, प्रथम कोटि की रिएक्शन है और कौन सी अभिक्रिया है? छद्म कोटि की रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप अच्छे से बुक से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र लिखो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का जो सूत्र होता है T12 इज इक्वल टू, ये R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। ओके, प्रारंभिक सांद्रता का बटा 2K, K यहाँ पे है वेग नियंतांक शून्य कोटि के लिए। ये आप डायरेक्ट याद रखना, और वैसे बड़ा क्वेश्चन आए तो आप निकालना चाहें तो ये निकाल के एक बार कर सकते हो आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग नियम क्या होता है? समाकलित वेग नियम होता है जो अभिकारक R होते हैं वो उत्पाद P में बदलते हैं। ओके, तो अभिक्रिया वेग नियम से शून्य कोटि के लिए R इज इक्वल टू K R की पावर 0, ये R सांद्रता है और ये R है वेग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, मैंने पहले बताया हुआ है, आप उसको देखना ध्यान से। तो अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या होती है? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर, मतलब कि माइनस ऑफ dr बटा dt। माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि सांद्रता में कमी होती है टाइम के साथ। ओके, क्योंकि अब ये भी R और ये भी R, इन दोनों इक्वेशनों को कर लिया बराबर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। ये देखो, ओके, अब इसका dt में उधर लेकर चला गया, तो ये मेरे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ R माइनस के dt। मैंने ले लिया यहाँ पे समाकलन इस ऊपर वाली समीकरण का। समाकलन के लिए लिमिट वाला समाकलन ले रहा हूँ। ओके, तो सांद्रता कहां से कहां वेरी करिए? सांद्रता कर रही है R0 से लेकर R तक। जब R0 है सांद्रता, उस समय टाइम है 0, और जब सांद्रता हो जाती है R, उस समय टाइम हो जाता है T। ओके, दोनों और लिमिट ले ली, इंटीग्रेशन इसका किया,
डी आर का आर होता है और डी टी का टी होता है, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन कर लिया इसका। इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस आर की जगह आर ऊपर वाला रखा और आर नोट नीचे वाला रखा, ये माइनस हो गया। और टी की जगह टी रखेंगे, टी की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस के टी रहेगा। ओके, तो इसको बाद में मैंने आर का मान निकाल लिया, क्योंकि इस माइनस आर को मैं उधर ले गया। यहां पे आपको ढाल मैंने निकालनी बता दी, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी, ये होती है सरल रेखा की समीकरण। तो यहां पे y क्या है, y ये r, और जो m होती है वो होती है ढाल। m यहां पे क्या है, माइनस के, तो ये होगी ढाल। तो ये आ गया आपके प्रथम कोटि की समाकलित शून्य कोटि की समाकलित वेग नियम से, जो इसका समाकलित वेग नियम आ गया। अब हमें निकालनी है अर्धायु। अर्धायु का मतलब क्या होता है, अर्धायु का मतलब होता है वह समय जिसके अंदर जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए। ओके, तो मैंने क्या ले लिया, जब t बराबर t हाफ हो तो जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, r नोट थी, ठीक है। तो t हाफ समय के बाद में जो सांद्रता है वो कितनी रह जानी चाहिए, r नोट बटा 2 रह जानी चाहिए। ये सारा जो मान मैंने है इस ऊपर वाली समीकरण के अंदर रखा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ओके, r की जगह रखा मैंने r नोट बटा 2 माइनस के t हाफ तो था ही था, r नोट की जगह r नोट ही रहेगा, ठीक है। ये r नोट 1 है क्योंकि इधर जाकर माइनस होगा, तो आपके पास में आंसर जो आएगा माइनस r नोट बटा 2 आएगा। ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास r नोट बटा 2 के ये आया आपके पास t हाफ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ओके, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन। तो ये क्योंकि शॉर्ट आंसर है तो सिर्फ आपको याद रखना है, इसके अंदर t हाफ किसके बराबर होता है, r नोट बटा 2 के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप की वृद्धि से भौतिक अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप की वृद्धि से जो भौतिक अधिशोषण की दर है वो कम होती है। ये देखिए ग्राफ, ठीक है। यहां पे जो x बटा m लिखा है वो है अधिशोषण की दर। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा अधिशोषण की दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, ग्राफ इसके साथ बनाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्लस तेल किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जल प्लस तेल को बोलते हैं हम पायस, ओके, या इनको बोलते हैं इमल्शन। द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र है ये। इसके अंदर क्या होता है, प्रक्षेपित प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी के कौन से आयन मटमेले पानी को साफ कर देते हैं। फिटकरी का जो सूत्र होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम 3+ आयन होता है। ओके, एल्यूमिनियम 3+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का सोल बनाने की प्रक्षेपण विधि का नाम लिखें। धातु का सोल बनाने के लिए जो प्रक्षेपण विधि है वो ब्रेडिक आर्क विधि है, जिसको बोलते हैं विद्युत प्रक्षेपण। इसका आप चित्र भी करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केवल चित्र भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया व फॉस्फीन में किसका बंध कोण अधिक होता है। अमोनिया का बंध कोण है वो अधिक होता है। ओके, तो आपको पता ही है इनकी जो संकरण होता है sp3 होता है, ज्यामिति होती है। वैसे तो चतुष्फल की होनी चाहिए, क्योंकि यदि चारों बॉन्ड है नहीं, इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, इसलिए जो ज्यामिति होती है इसकी पिरामिड टाइप की ज्यामिति होती है। ओके, और बॉन्ड एंगल जो होता है अमोनिया में सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। उसका कारण है क्योंकि जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन अगले कोश में प्रवेश करते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉन, जिससे आकार है वो बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से क्या होता है, वो जो नाभिक के दूरी बढ़ जाएगी ना परमाणु की, परमाणु आकार बड़ा हो जाएगा। परमाणु का आकार बड़ा होने से जो बॉन्ड है वो दूर दूर, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गई, तो उसके कारण बाद में बॉन्ड छोटा होगा तो भी प्रतिकर्षण कम होगा। ओके, बॉन्ड एंगल, सॉरी, ठीक है। तो इसमें अधिक होता है अमोनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी बल्य परीक्षण किस आयन की जांच के लिए होता है। नाइट्रेट आयन की जांच के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के अंदर जो नाइट्रेट है वो जो Fe+2 आयन का ऑक्सीकरण कर देते हैं। किसके अंदर, Fe3 आयन के अंदर, +3 आयन के अंदर, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आप कर लेना।
इसके अंदर आप ध्यान से देखो, ये जो है नाइट्रेट आयन है, ये जो Fe2 पॉजिटिव है वो किसके अंदर ऑक्सीकृत हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव के अंदर। ओके, जो परख नली के अंदर जो भूरी जो वलय बनाएगा वो ये बनाएगा, ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है, ये बनाता है भूरी वलय, जो ये संकुलन यौगिक है वो भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी निष्क्रिय गैस यौगिक बना सकती है? दो गैसें हैं जो जिनके यौगिक हम अब तक बना पाए हैं, क्रिप्टॉन और जिनॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों का रंग दर्शाने का कारण लिखो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कारण है अपूर्ण डी कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इनके अंदर होता है डी संक्रमण। ठीक है, जिस वेवलेंथ का ये एब्जॉर्प्शन करके मतलब अवशोषण करके ऊपर वाले जो डी में जाते हैं ना, क्योंकि इसमें डी के दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, आपको पता है, T2G में और EG के अंदर। तो इनके अंदर आपस में डी के अंदर संक्रमण होता है। डी के अंदर ही दो उपकोष बन जाते हैं, एक T2G और एक EG। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उससे उस यौगिक का जो कलर है वो दिखाई देगा। याद रखना है, अपूर्ण डी कक्षक के कारण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के डी संक्रमण के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड संकुचन किसके कारण होता है? लैंथेनाइड संकुचन के दो कारण हैं, कौन कौन से? एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण, और 4f कक्षक का दुर्लभ परिरक्षण प्रभाव, कमजोर परिरक्षण प्रभाव होता है। 19वां क्वेश्चन, लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का लिखें। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। और टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकारक किस प्रकार की एफ ब्लॉक की धातुएं बनाती है? अब ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, तो मैंने इसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है, जो हमारे बुक के अंदर है, सीरियम सल्फेट का जो उपयोग किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। ओके, तो सीरियम सल्फेट है, मतलब सल्फेट जो यौगिक है इनके, वो ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक जो 74 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो, सॉरी मैंने गलती से गलत बता दिया, तो उसको मैं दोबारा यहां पे बता रहा हूं। ये क्वेश्चन था कि SN1 प्रकार के विक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील कौन है? मैंने आपको बता दिया था कि कार्बोकैटायन जो है 3 डिग्री का सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए अधिक होता है। ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात का मैंने उसमें नहीं नोट किया, वो क्या? अब यहां पे ये तो है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये है एरिल हैलाइड, ये वाला बी वाला। ओके, तो एरिल हैलाइड तो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये जो है वो बेंजेलिक हैलाइड है, सी वाला। ओके, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं? इनके अंदर अनुनाद प्रभाव के कारण, जो इसके अंदर जो कार्बेनियम आयन बनेगा ना, कार्बोकैटायन बनेगा, जो कार्बन के ऊपर जो धनावेश होगा वो और ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अंदर अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी 6, इसलिए। तो ये आप इसको माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्योंकि ये बेंजेलिक हैलाइड है ना, बेंजेलिक हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, उसका कारण है अनुनाद प्रभाव। और ये पूरा इसका क्रम ये रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है, क्रियाशील है, वो है बेंजेलिक हैलाइड, उसके बाद में है एल्किल हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशील है वो एरिल हैलाइड। अब इसमें भी कंफ्यूजन मत हो जाना एरिल हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड में। ठीक है, ये एरिल, एल्किल, बेंजेलिक, वाइनेलिक क्या होते हैं, ये सब आपको बताए हुए हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको याद रखना है बेंजेलिक हैलाइड है वो ज़्यादा क्रियाशील है। ओके, तो इस प्रकार आपके ये जो 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।